हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन क्लैरी कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। आज के लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग में आगे बढ़ेंगे। इन द लास्ट लेक्चर कि आप जब भी कोई कार या कोई भी व्हीकल है मूव कर रहे हो, वो समय पे उन सब में सबसे मेन पार्ट क्या होता है, तो बोले इंजन। और ये इंजन है वो वर्क किस तरह से करता है, तो ऑब्वियस है पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट से। पर हमारा एक क्वेश्चन था कि ये जो अरेंजमेंट है, मूविंग हो रही है, तो कोई भी चीज़ जो मूव होती है उसके अंदर तो कोई ना कोई मोशन है जिसकी वजह से इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये इंजन जो है उसके अंदर भी बहुत सारे फोर्स है वो क्रिएट होते होंगे। तो क्या हमारा इंजन बैलेंस किस तरह से रहेगा, कितने प्रकार के फोर्स जो है हमारे वो प्रोड्यूस होते हैं इंजन के अंदर, राइट। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने पिस्टन के ऊपर लगते हुए सारे जो इनर्शिया फोर्स थे उसको कैलकुलेट किया था। और ये इनर्शिया फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था, जो एक्सेलरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब हम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो उसकी वजह से हम लोगों को इनर्शिया फोर्स जो पिस्टन पे लग रहा था वो मिल जाता है। अब बात करते हैं, यही फोर्स के अंदर दो टर्मिनोलॉजी है। एक टर्मिनोलॉजी थी प्राइमरी फोर्स और दूसरी है वो है सेकेंडरी फोर्स। तो यहाँ पे इनका सिग्निफिकेशन मतलब कि फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो कि एक ग्राफ ड्रॉ किया जो इनर्शिया फोर्स वर्सेस टाइम का था, जिसको देखते हुए पता चला कि जब भी आप लोग कर्व ड्रॉ करते हो प्राइमरी फोर्स और सेकेंडरी फोर्स के लिए, तो प्राइमरी फोर्स जो है वो जब एक साइकिल कवर अप करता है वो समय पे सेकेंडरी फोर्स जो आपका है वो दो साइकिल है वो कवर अप कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी फोर्स जो है वो रेड लाइन से दर्शाया गया है और ब्लू कलर का जो है वो सेकेंडरी फोर्स दिखाया जा रहा है। तो प्राइमरी जो फोर्स है वो हाफ साइकिल कर रहा है, उतने ही समय में आपका सेकेंडरी फोर्स जो था वो पूरा एक साइकिल है कन्वर्ट कर लेता है। ये तो हमारी बात हुई सिर्फ पिस्टन के बारे में। अभी भी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के अंदर और भी पार्ट्स है, जैसे कि क्रैंक। तो चलिए हम बात करते हैं अब क्रैंक के बारे में। तो कितना फोर्स है वो क्रैंक में प्रोड्यूस होगा उसके लिए। तो यहाँ पे सिंपल एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है वो दर्शाया गया है। अब आप सोचिए कि अर्थ है उसके ऑर्बिट के पास रहा हुआ कोई सैटेलाइट, या फिर आप लोगों ने बचपन में खेला हुआ स्टोन है उसको कोई कोर्ड और स्ट्रिंग से बांधा हुआ होता है और फिर आप उसको रोटेट करवाते हो। इसमें से कोई भी एक आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप चीज को क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं रोटेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैटेलाइट है वो क्या करता है, तो कंटिन्यूसली रोटेशन फॉर्म कर रहा है इन अ सर्कल। तो उसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ फोर्स जो है वही हम क्रैंक के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जो क्रैंक है उसका एक एंड जो है वो तो यहाँ पे फिक्स है, परंतु दूसरा जो एंड है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, तो ये रोटेट करेगा। सेम लाइक सैटेलाइट जो है वो अर्थ की ऑर्बिट के आसपास मूव कर रहा है। तो जब भी कोई चीज मोशन में है और स्पेशली जब रोटेशन में होती है, तो वो समय पे जो फोर्स लगता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए हम सिर्फ क्रैंक वाला जो पोर्शन है उसको एनलार्ज कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओ पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है, और ये जो क्रैंक है उसका जी पॉइंट है वो दर्शा रहा है कि क्रैंक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ए पॉइंट है वो क्रैंक का दूसरा एंड है। और ये जो क्रैंक है उसकी रेडियस आर है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ अल्फा जितना एंगल बना रहा है। तो अब अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो बोले एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। क्योंकि आप सभी ने पता ही होगा कि जब भी एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, तो बोलते हैं जितना एंगल रन हुआ है और डिवाइड बाय टाइम हो जाता है। तो वही इक्वेशन का हमने यूज किया है यहाँ पे। अब जब भी हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो क्या होता है, तो कि जो भी आपका सेंटर पॉइंट होता है उधर से आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उतना डिस्टेंस इनटू ओमेगा स्क्वायर।
तो यही हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका क्रैंक है वो क्या कर रहा है, तो रोटेशन कर रहा है, तो वो यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, तो इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो मास है वो किसका आएगा, तो कि हम बात कर रहे हैं क्रैंक की, तो मास है वो क्रैंक का आ जाएगा, तो वो हो जाएगा mc इंटू एक्सेलरेशन og इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है कि जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट है उसके ऊपर कितना मास होगा। तो हम लोग मास एट ए पॉइंट इंटू फिक्स जो पॉइंट है वहां से उसका रेडियस इज इक्वल टू मास ऑफ सी इंटू ओ जी कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये क्रैंक बैलेंस है या अनबैलेंस है, वो कैसे पता चलेगा, राइट? तो हम लोगों ने रोटरी बैलेंसिंग है उसके अंदर सीखा था कि जब भी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप फोर्स है वो कैलकुलेट करें, वो दोनों जब कोइंसाइड हो जाते हैं, मतलब कि ओ पॉइंट और जी पॉइंट जो है वो दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, उसका मतलब है कि आपकी जो भी क्रैंक है उसके अंदर कोई भी प्रकार का इनर्शिया फोर्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ऑलरेडी आपकी सिस्टम जो है वो बैलेंस है, मतलब कि आपका जो क्रैंक है वो बैलेंस है। तो बैलेंसिंग क्रैंक का जो है वो रोटेटिंग बैलेंसिंग के माध्यम से किया जाता है। और इस तरह से जब हमने मास ए का निकाला, क्रैंक का इफेक्टिव मास, उसकी जगह आप कोई भी एक पॉइंट है क्रैंक के ऊपर उसका भी इजीली यही इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना यही है कि जब भी आप मास एट ए यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है उधर से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस है। इसी तरह दूसरा कोई पॉइंट होगा तो उसका डिस्टेंस को यूज करते हैं। ये तो हमारी बात हुई सिर्फ क्रैंक के बारे में। तो अभी तक हम लोग ने जो बात की वो थी क्रैंक के बारे में और पिस्टन के बारे में। पर यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक थी कि आपका जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, जबकि आपका जो क्रैंक था वो रोटरी मोशन कर रहा था। तो ये दोनों का जो इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उनके बीच की कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह से रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग मासेस होते हैं, वो समय पे प्रोड्यूस हो रहा इनर्शिया फोर्स डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पिस्टन है वो लिनियरली मोशन कर रहा है, इट मीन्स रेसिप्रोकेट हो रहा है। जबकि दूसरा एग्जांपल लिया है कि अर्थ की ऑर्बिट के आसपास कोई एक सैटेलाइट है वो कंटिन्यूसली रोटेटिंग में मूव हो रहा है। अब पहले हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग में। तो रेसिप्रोकेटिंग की जो इक्वेशन थी इनर्शिया फोर्स की वो थी एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस 2 ओमेगा टी बाई एल। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि जब भी आप रेसिप्रोकेटिंग की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, परंतु जो डायरेक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि आपका जो भी पिस्टन है वो क्या कर रहा है, तो कि टू एंड फ्रो मोशन ही कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पे एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, इस तरह से जो फोर्स की वैल्यू है, मतलब कि इनर्शिया फोर्स की वैल्यू वो भी चेंज होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप रेसिप्रोकेटिंग यूज कर रहे हैं उसके बैलेंसिंग के बारे में, तो वो समय पे डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहती है, परंतु जो आपका मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। अब हम बात करते हैं रोटरी की। तो रोटरी जो था बैलेंसिंग उसके समय इनर्शिया फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा था वो था F इज इक्वल टू एम सी इंटू ओ जी इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट? और ये जो इक्वेशन है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का टी मतलब कि टाइम जो है उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही, परंतु आप यहाँ से ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जो आपका सैटेलाइट है वो कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है और जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो सेम है, परंतु डायरेक्शन जो है सैटेलाइट की वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, तो चेंज होती जा रही है। तो उससे हम ये लिख सकते हैं कि जब भी आप रोटरी बैलेंसिंग में इनर्शिया फोर्स की बात कर रहे हो वो समय पे डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, जबकि मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। और ये भी आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग में जो भी चीज़ हो रही है उससे पूरी ऑपोजिट है वो रोटरी इनर्शिया फोर्स में होता है।
तो अब बात करते हैं हम कनेक्टिंग रोड की। तो जब भी आप कनेक्टिंग रोड को देखते हैं मोशन के समय पे, तो उसका जो एक एंड है वो क्रैंक के साथ जुड़ा हुआ आता है और दूसरा जो एंड है वो पिस्टन या स्लाइडर के साथ जुड़ा हुआ आता है। तो जब भी आपका क्रैंक रोटेट करता है वो समय पे कनेक्टिंग रोड है वो उसको भी रोटेशन फील होता है और दूसरे एंड से स्लाइड फील होता है। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो कनेक्टिंग रोड है उसका कोई भी आप मिड पॉइंट ले ले तो वो मिड पॉइंट से कुछ इलिप्स जैसा शेप आपको दिखता है। अब बात करते हैं उसके द्वारा उत्पन्न हो रहे फोर्स की और यू कैन से कि इनर्शिया फोर्स जो बन रहा है उसके बारे में। तो एक पॉइंट है वो रोटरी मोशन में है, दूसरा पॉइंट है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग में है। तो उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो किस तरह से, तो कोई भी एक आप पॉइंट ले लीजिए, वो एक पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड करे और वो पॉइंट जो है उसका एलिमेंटल मास जो है उसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा कनेक्टिंग रोड है उसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा फोर्स जो है इनर्शिया वो मिल जाएगा। परंतु ये बहुत डिफिकल्ट है। फॉर द सिंप्लीफिकेशन क्या किया जाता है, तो जो भी आपका कनेक्टिंग रोड है उसका जो सीजी पॉइंट है और कुछ मास एम है उसकी जगह उसके ही इक्विवेलेंट, मतलब कि आपका जो कनेक्टिंग रोड है उसका जो मास था और सीजी पॉइंट था वहीं पे सीजी पॉइंट को रखा जाता है और जो ये मास एम था जो आपको पता नहीं है कि कितना पोर्शन रोटरी में जा रहा है और कितना पोर्शन है वो रेसिप्रोकेटिंग में जा रहा है, तो उसके जगह कुछ इक्विवेलेंट मास रख लेते हैं एम ए और एम बी जितने। जो ये मास है एक है वो रोटरी बैलेंसिंग के साथ जुड़ा जाता है और दूसरा जो है वो पिस्टन के साथ मतलब कि रेसिप्रोकेटिंग के साथ जुड़ा जाता है। और इसको समझने के लिए तीन कंडीशन है वो दी जाती है कि जिससे आप इंटीग्रेशन कीजिए कनेक्टिंग रोड का या फिर ये तीन इक्वेशन मतलब कि तीन कंडीशन को यूज कीजिए तो भी जो आंसर आएगा वो सेम होगा। तो फर्स्ट कंडीशन जो थी वो थी कि आपका जो कनेक्टिंग रोड का मास है m, उसकी जगह हम कुछ इक्विवेलेंट मास है उसको ऐड कर देते हैं और उसको बोलते हैं एम ए प्लस एम बी, मतलब कि कनेक्टिंग रोड का जो मास था वो सेम रहना चाहिए, जिसको अभी हम लोग बोल देते हैं कंडीशन 1। दूसरी कंडीशन दी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका पॉइंट है कनेक्टिंग रोड का वो सेम रहना चाहिए, मतलब कि इनिशियली जो मेन आपकी कनेक्टिंग रोड है उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट था वही पॉइंट आपने जो इक्विवेलेंट कनेक्टिंग रोड ली है उसके अंदर होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं तो कि एम ए इंटू जो डिस्टेंस है एल ए और एम बी इंटू एल बी, ये जो एल ए डिस्टेंस है वो मास एम ए और सी जी के बीच में है और जो डिस्टेंस एल बी है वो सी जी और एम बी मास के बीच में है, जिसको हम लोग कंडीशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन थी कि जो भी आपका इनर्शिया एक्चुअल में कनेक्टिंग रोड में प्रोड्यूस हो रहा है इज इक्वल टू वही इनर्शिया इक्विवेलेंट में यूज होना चाहिए, मतलब कि जो भी इनर्शिया फोर्स आपका प्रोड्यूस हो रहा था जब मास m है वही इनर्शिया फोर्स है वो इक्विवेलेंट, मतलब कि आपने जब मास एम ए और एम बी ऐड किया है वो समय पे होना चाहिए, जिसको बोला जाता है इक्वेशन नंबर 3 और यू कैन से कंडीशन नंबर 3। अब आप ये आई एक्चुअल और आई इक्विवेलेंट की इक्वेशन में वैल्यू रखें तो एक्चुअल जो है मास m है जिसका रेडिएशन ऑफ गायरेशन k स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू मास एम ए इंटू उसका जो डिस्टेंस है एल ए स्क्वायर प्लस मास बी एम बी इंटू एल बी स्क्वायर है वो हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे दिखाई गई इक्वेशन 1, 2 और 3 जो है वो क्या है, तो कि कंडीशन है जब आपको कनेक्टिंग रोड है उसको इजीली और सिंप्लीफाइड फॉर्मूलाज में आपको कन्वर्ट करना है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, तो आप इंटीग्रेशन की जगह पे ये तीन इक्वेशन है और ये तीन कंडीशन का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कब हमें पता चलेगा कि कितना मास ऐड करना चाहिए, तो उसके लिए हम यही इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने सेकेंड कंडीशन थी मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका सेम रहना चाहिए, तो एम ए इंटू एल ए इज इक्वल टू एम बी इंटू एल बी। तो यहाँ पे हम कुछ एम ए के लिए इक्वेशन बना सकते हैं जैसे कि एम बी इंटू एल बी डिवाइड बाई एल ए,
और यही जो इक्वेशन है उसको हम लोग नंबर जो 4 है इक्वेशन का, सॉरी नंबर 1 जो है उसके अंदर रख देते हैं। तो नंबर 1 क्या था, तो कि मास ऑफ इक्विवेलेंट और मास ऑफ एक्चुअल बोथ आर सेम, तो m इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी। तो यहाँ पे हम एम ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जब हम एम ए की वैल्यू को पुट करते हैं तो एम ए की जगह एम बी एल बी बाई एल ए प्लस एम बी आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एम बी जो है उसको हम कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, तो एल बी प्लस एल ए डिवाइड बाई एल ए। अब आपके पास जो एक्चुअल में कनेक्टिंग रोड है उसका मास पता है, परंतु आपको ये नहीं पता कि आपको कितना मास ऐड करना चाहिए जिससे इक्विवेलेंट सिस्टम है वही जितना एक्चुअल हो जाए, और यू कैन से एक्चुअल का जो मास है उतना ही इक्विवेलेंट का हो जाए। तो हम एम बी को फाइंड करने के लिए m इंटू एल ए डिवाइड बाई एल बी प्लस एल ए कर सकते हैं। ये हमारी सिर्फ आई है इक्वेशन जब हम मास b जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हमें मास एम ए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है एम ए इज इक्वल टू एम बी एल ए, उसके अंदर ये एम बी की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दें तो आपका जो इक्वेशन है एम ए इज इक्वल टू एम इंटू एल बी डिवाइड बाई एल बी प्लस एल ए है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कितना इक्विवेलेंट मास है वो ऐड करना चाहिए वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।